अच्छा जी। तो एजुकेशन, इस स्कूल ऑफ थॉट के नज़दीक एजुकेशन जो है वो एक टूल है जो एक इंसान को ज़िंदगी के लिए तैयार करती है, आमादा करती है। अब ग्रेट एम्फोसिस जो है वो किस किन सब्जेक्ट्स के ऊपर है वो ज़रा देख लीजिएगा। अक्सर इनसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। क्लासिक जो आपके पास है, जैसे लिटरेचर है, हिस्ट्री है, फ़िलासफ़ी है, साइंस वगैरह के उलूम जो हैं वो आपके पास पेरेनियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट का ये कहना है कि ये वाले सब्जेक्ट हमें बच्चों को पढ़ाने चाहिए। अब इनकी एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं? जो एक पेरेनियलिस्ट हाई स्कूल इंग्लिश टीचर है वो बच्चों को रेडी करे, तैयार करे कि वो जो शेक्सपियर के प्लेज हैं, जो उसने ड्रामे लिखे हैं, उनको जो है वो। अच्छा जी। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे, जो एक पेरेनियलिस्ट हाई स्कूल टीचर का जो रोल है, उसने स्टूडेंट को प्रेफर करना है कि वो रीड करे एनी ऑफ शेक्सपियर प्लेज रादर देन अ करंट बेस्ट सेलर नॉवल, कि वो सिर्फ और सिर्फ शेक्सपियर शेक्सपियर क्योंकि उनके लिए एक बेंच मार्क सेट हो गया है कि जो बात उसने कही है बस वही जो है वो ठीक है, उसके अलावा किसी और आथर को या किसी और जो नॉवलिस्ट है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह जो साइंस के अंदर अंदर जो बात न्यूटन ने की है ना, बस वही सब कुछ है, उसके अलावा बाकी हमने किसी और जो साइंटिस्ट है, फिजिस्ट है, उसकी बात के ऊपर जो है वो हमने कान नहीं करना। यानी जो ग्रेड आपके पास प्रिंसिपल्स हैं, सिर्फ जो है वही आपने बच्चों तक पहुंचाने हैं। जैसे फिजिक्स का टीचर बच्चों को न्यूटन लॉज ही पढ़ाएगा, या थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स वगैरह, वो सिर्फ जो है वो आप बच्चों तक पहुंचाएं। तो ये स्कूल ऑफ थॉट का ये कहना है कि आप जो ग्रेट बुक्स हैं या ग्रेट जो पीपल्स हैं जिन्होंने ग्रेट बुक्स जो लिखी हैं, उन्हीं में से कॉन्सेप्ट आप बच्चों तक पहुंचाएं। नेक्स्ट हमारे पास जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो है एसेंशियलिज्म। नाम ही से जाहिर है कि आप बच्चे को वो चीज़ पढ़ाएं जो एसेंशियल हो, जो उसके लिए लाजमी हो। जो उसके लिए लाजमी नहीं है वो उसको ना पढ़ाएं। अब क्या चीज़ बच्चे के लिए लाजमी है, क्या चीज़ बच्चे के लिए लाजमी नहीं है, अल्टीमेटली इसका डिसीजन भी खुद जो आपका टीचर है वही करेगा। कि टीचर ही ने डिसाइड करना है कि बच्चे के लिए क्या चीज़ एसेंशियल है और क्या चीज़ एसेंशियल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबसे पहले ये डिसाइड करे कि लर्नर के लिए कौन सा बेसिक नॉलेज, कौन सी स्किल्स जो है वो जो रियल वर्ल्ड में उसको परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, नेसेसरी हैं, वो उस तक पहुंचानी है। फिर उसके बाद वो उसके अंदर इनकलकेट करनी है, यानी बच्चा जो है वो उनको अप्लाई कर सके। तो ये एक आपके पास आप कह सकते हैं कि बच्चे को प्रिपेयर करना है कि वो एक अडल्ट लाइफ के अंदर कामयाब जो है वो आदमी के तौर पे सामने आए। यानी आपका जो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज है, आप उसको उससे गुजरते हुए, यानी उससे आपने अपने सफ़र का आगाज़ करना है और आपने अपनी नई जनरेशन को उस जगह तक लेके जाना है जिस एरा के अंदर या जिस टाइम के अंदर, जिस दौर के अंदर जो ज़रूरियात हैं वो, ताकि उन ज़रूरियात को पूरा कर सकें। तो इस तरह यानी एसेंशियलिज्म हर दौर की एक ज़रूरत होती है। वो जो इल्म है, वो स्किल्स जो हैं वो बच्चों के अंदर हमने डिलीवर करनी है। इस फिलॉसफी का ये या एम्फसिस जो है वो इसके ऊपर है कि जो भी चीज़ एसेंशियल है वो आपने बच्चों के अंदर जो है वो डेवलप करनी है। अब इसका जो एम्फसिस है वो एकेडमिक कंटेंट फॉर स्टूडेंट, जैसे बच्चों के लिए लिखना और उसको पढ़ना, या बेसिक अरिथमेटिक स्किल जो होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वगैरह, ये आनी चाहिए। क्योंकि मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने आगे साइंटिफिक उसमें जाना ही नहीं है, उसने आगे ह्यूमैनिटीज़ में जाना है, उसको ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
यानी एसेंशियलिस्ट के नज़दीक, यानी जो उसके लिए एसेंशियल है, जो उसके लिए उस टाइम ज़रूरत है, सिर्फ वही चीज़ आप बच्चे तक पहुंचाएं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा जो आपके पास नॉलेज है वो बच्चे को देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, यानी मैथ्स, नेचुरल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह जो आप कह सकते हैं कि एसेंशियल कंटेंट है वो आप बच्चों तक पहुंचाएं। और इसी तरह बच्चे ट्रायल एंड एरर से यहाँ पे ना सीखें, बल्कि जो साबका तजर्बात हैं उनसे बच्चे जो है वो लर्न कर सकें, यानी खुद से तजर्बा करने की ज़रूरत ना पड़े। जो पहले तजर्बात हो चुके हैं उन्हीं से जो रिज़ल्ट आपके सामने आए हैं, उनमें से जो चीज़ें एसेंशियल हैं आप उनको ले लें, जो एसेंशियल नहीं है उनको आप रहने दें। अब अल्टीमेटली जब हमने एसेंशियलिज्म की बात की है, तो एसेंशियलिज्म ना तो टीचर सेंटर्ड है ना स्टूडेंट सेंटर है, बल्कि एसेंशियलिज्म जो है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड है। यानी इसका जो एम्फसिस है वो सब्जेक्ट्स के ऊपर है कि आप। जी, इसका एम्फसिस जो है वो सब्जेक्ट्स के ऊपर है। मसलन आपने बच्चे को हिस्ट्री पढ़ानी है, ज्योग्राफी पढ़ाना है आपने, और जो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप समझते हैं नेसेसरी हैं, वो आपने बच्चों तक पहुंचाने हैं। अच्छा जी, अब इस फिलॉसफी के जो एक्सपोनेंट हैं वो विलियम बैगले, इन्होंने ये वाली फिलॉसफी सबसे पहले प्रेजेंट की, और उसके बाद अदर जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ एग्री किया, तो इस तरह एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो डेवलप हुआ। अलबत्ता ये विलियम बैगले जो हैं वो एसेंशियलिज्म के स्कूल ऑफ थॉट जो है वो तस्वर इसके एक्सपोनेंट, मेन एक्सपोनेंट, यानी फादर जो है वो तस्वर किए जाते हैं स्कूल ऑफ थॉट के। नेक्स्ट आपके पास प्रोग्रेसिविज्म है। प्रोग्रेसिविज्म स्ट्रांगली लिंक है जो हमने हम पीछे प्रैग्मेटिज्म पढ़ी थी, जनरल फिलोसफी, उसके साथ। तो आई थिंक आपको स्क्रीन के ऊपर प्रोग्रेसिविज्म नज़र आ रहा है। नाम ही से जाहिर है कि इंडिविजुअल की प्रोग्रेस और उसके जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो उसकी इंडिविजुअल लाइफ के अंदर हों, सोसाइटी के अंदर हों, उनके ऊपर जो है वो इसका एम्फसिस है। इसका मतलब ये हुआ, टीचर जो यहाँ पे टीचर का जो रोल बनता है वो ये है कि वो अभी बच्चे किस तरह अपने आप को अच्छे तरीके से इस माहौल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे एक बेहतर लाइफ जो है वो जी सकते हैं। इसके ऊपर इसका मेन एम्फोसिस है, ना कि बच्चों को आने वाली ज़िंदगी के बारे में प्रिपेयर करना, यानी अडल्ट लाइफ के लिए नहीं, बल्कि जो इनकी करंट लाइफ है उसको आपने जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। इसी तरह जो करिकुलम जो इस स्कूल ऑफ थॉट यानी प्रोग्रेसिविज्म के नज़दीक जो आप डेवलप करेंगे वो लर्नर की नीड्स के हिसाब से, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट और उसकी एबिलिटीज़ को देखते हुए आप जो है वो उसके लिए करिकुलम डिज़ाइन करेंगे, ना कि आप एकेडमिक जो डिसिप्लिन्स हैं उनके पेश नज़र आप इस चीज़ को देखेंगे। टेक्स्ट बुक जो है वो मेमोराइजेशन के ऊपर ना हो, या आपके पास ओवरऑल टेक्स्ट बुक हो, मेमोराइजेशन एंड अदर ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया है। बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो एक एक्सपीरियंस है, या वो खुद प्रॉब्लम के साथ इंटरेक्ट करे, वहाँ से लर्निंग जो है वो करे। ये प्रोग्रेसिविज्म स्कूल ऑफ थॉट का ये एम्फसिस है या ये कहना है। इसी तरह स्टूडेंट सेंटर्ड ये फिलॉसफी है, इसका मेन एम्फसिस जो है वो स्टूडेंट की एक्टिविटीज से रिलेट करता है। और इसी तरह
इसमें जो मेजर कंसर्न जो है वो इस फिलॉसफी के अंदर जो डिस्कस किए गए हैं वो स्टूडेंट के हिसाब से किए गए हैं। अब प्रोग्रेसिविज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके नज़दीक स्किल्स जो हैं उनको बच्चों तक वो स्किल्स पहुंचाई जाएं जिनसे वो चेंजेस के साथ कूप अप कर सकते हैं, यानी चेंजेस को वो अडेप्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, साइंटिफिक मेथड, ये जो है वो आप टीचिंग मेथड्स के तौर पे इनको ले सकते हैं। नेचुरल एंड सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं वो इनके ऊपर हमारा एक करिकुलम होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, ये अब लर्निंग बाय डूइंग अक्सर आपने एमसीक्यूज के अंदर ये वाली स्टेटमेंट देखी होगी और पूछा जाता है कि बताएं ये जो है वो किस फिलॉसफी के साथ ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रिलेट करती है। तो लर्निंग बाय डूइंग यानी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की बात की जा रही है, तो ये प्रोग्रेसिविज्म स्कूल ऑफ थॉट है। इसी तरह जो प्रोग्रेसिव टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो एज अ फैसिलिटेटर के तौर पे क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चों की जो प्रेजेंट लाइफ है उसको एनहेंस करने के लिए इकदाम करते हैं। तो जॉन डेवी जो हैं वो इस फिलॉसफी के यानी प्रोग्रेसिविज्म के मेन एक्सपोनेंट हैं। अब जो प्रोग्रेसिव टीचर होता है उसका जो रोल है वो फैसिलिटेटिव रोल होता है और वो बच्चों को ऐसे एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करता है जिससे वो उनकी कोऑपरेटिव लर्निंग और इसी तरह हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग जैसे कॉन्सेप्ट जो हैं उनसे बच्चा जो है वो लर्न कर सके। तो ये हमारे पास प्रोग्रेसिविज्म स्कूल ऑफ थॉट है। अब एक मुख्तसर सा खुलासा आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। हमने अभी बात की थी प्योर एजुकेशनल फिलोसफीज की। सबसे पहले हमने बात की पेरेनियलिज्म की। पेरेनियलिज्म जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके नज़दीक जो भी आपके पास आप कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ग्रेड बुक्स से, जो नॉलेज आपके पास ग्रेड बुक्स से आया है वही आप बच्चों तक पहुंचाएं। तो उसके अलावा आप जो मालूमात हैं वो बच्चे की ज़रूरत की नहीं है, ये बच्चे के लिए, बच्चे की शख्सियत के लिए जो है वो इतनी कारआमद नहीं है। जो ग्रेड बुक्स के अंदर जो इन नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, वही हमने बच्चों तक पहुंचानी है। तो ये वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है ये हमारे पास पेरेनियलिज्म कहलाता है। पेरेनियलिज्म के बाद हमने जिस स्कूल ऑफ थॉट की बात की वो एसेंशियलिज्म था। एसेंशियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के नज़दीक ये है कि आपने जो चीज़ें बच्चे के लिए असेंशियल हैं सिर्फ आपने वो बच्चों तक पहुंचानी है, इसके अलावा और कोई चीज़ पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। मसलन बच्चे को जमा, नफ़ी, तकसीम, ज़रब वगैरह ये वाली चीज़ें आनी चाहिए। बाकी जो एडवांस मैथमेटिक्स है अगर उसने उस तरफ जाना नहीं है तो उसको पहुंचाने, उस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह ये आपके पास एसेंशियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है। और विलियम बैगले, अभी हमने इसको देखा भी था कि इस स्कूल ऑफ थॉट के जो एक्सपोनेंट हैं जी, तो प्रोग्रेसिविज्म तो अभी हमने डिस्कस किया जी। एसेंशियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के जो एक्सपोनेंट हैं वो विलियम बैगले हैं, जबकि हमारे पास जो पेरेनियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है उसके एक्सपोनेंट रॉबर्ट मेनार्ड हैं। और इसी तरह हमारे पास जो तीसरा स्कूल ऑफ थॉट जो था इसको अभी हमने प्रोग्रेसिविज्म जिसको डिस्कस किया, इसके मेन एक्सपोनेंट जॉन डेवी। और इनके नज़दीक ये है लर्निंग बाय डूइंग कि आप बच्चे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करें, बच्चा जो है वो खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करे, टीचर का रोल फैसिलिटेटर का हो। आप जो यहाँ पे टीचिंग मेथड यूज़ करें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, साइंटिफिक मेथड, जो करिकुलम आपका हो वो नेचुरल साइंस और सोशल साइंसेस के ऊपर जो है वो मुश्तमिल हो। और इसी तरह जो एक्टिविटीज़ हों क्लास के अंदर उनके अंदर जो है वो यानी टीचर का जो मेन रोल हो वो बच्चों की प्रेजेंट लाइफ को कैसे इनहेंस किया जा सकता है इस हवाले से हो। तो ये हमारे पास तीसरी फिलॉसफी है। चौथी फिलॉसफी के हवाले से स्लाइड यहाँ पे मौजूद नहीं है, अलबत्ता उस वाले से ये है
उसको सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, दूसरी जंग अजीम के बाद ये वाली फिलासफी जो है, जब जापान पूरी तरीके से तबाह हो गया था, यानी हिरोशिमा नागासाकी के बाद रह रहे उसकी पूरी की पूरी जो एक सोशल क्राइसिस से वो गुजरा, और उन्होंने इस फिलासफी के ऊपर अपनी एजुकेशन को इस फिलासफी के ऊपर लेके आए कि किस तरह हम अपनी सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यानी अगर एक सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रक्शन आती है, जैसे हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर अर्थक्वेक आया, उसके बाद हमारी सोसाइटी ने अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट किस तरह किया, तो इस तरह ये वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है इसका एम्फोसिस इस चीज़ के ऊपर है कि किस तरह हम अपनी सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म ये वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसके नज़दीक हम बच्चों को सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है, यानी सोसाइटी को किस तरह बेहतर किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपने सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करवाना है, फिर उन प्रॉब्लम्स को किस तरह एरेडिकेट किया जा सकता है उनके हवाले से डिस्कशन है। तो ये आपके पास रिकंस्ट्रक्शनिज्म। अब रिकंस्ट्रक्शनिज्म के फिलॉसफी के जो एक्सपोनेंट हैं वो पालो फेरे हैं। इनका कहना यह है कि हमने बच्चों को जो तालीम देनी है वो ऐसी तालीम देनी है कि अगर एक सोसाइटी एक डिस्ट्रक्शन से गुजरती है तो उसने अपने आप को किस तरह वापस जो है वो रिफॉर्म्स की तरफ लेके आना है, किस तरह जो है वो दोबारा वो डेवलप सोसाइटी में कन्वर्ट होगी। तो ये वाली जो एजुकेशन है वो हमने बच्चों तक पहुंचानी है। इसके एम्स क्या हैं इस फिलॉसफी के, कि हमने एक ऐसी सोसाइटी जो है वो डेवलप करनी है जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि डिस्ट्रक्शन से गुजरने के बाद हमने वापस अपने आप को किस तरह स्ट्रेंथन करना है, और इसी तरह स्टूडेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग और एक्शन प्लान जो है वो डेवलप करने की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट को इस काम के लिए जी अभी जो नमाज के हवाले से मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, लेकिन ये होगा कि ये हमारी क्योंकि लास्ट वो है मिनट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी इसको ख़त्म करूँ, ताकि अभी जो स्लाइड चलेंगी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि उनमें से जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी वो आपके पास किसी भी बुक से आपको मिल जाएंगी। मसलन एजुकेशन इन पाकिस्तान 1947 से 2009 तक की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके हवाले से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने जस्ट स्क्रीन के ऊपर शेयर करूंगा। आपने उनको देख लेना है, अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको कीजिएगा, अदरवाइज फिर आगे हम चले जाएंगे और जो एक दो टॉपिक हैं उनको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद मीटिंग तमाम, फिर आप नमाज पढ़ लेंगे तो कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, एजुकेशन इन पाकिस्तान में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने 1947 से 2009 ये जो एक पूरा गैप है इसको हमने यहाँ पे, अब इसके दौरान नेशनल पॉलिसीज़ हमारे पास आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़, इनमें से जो फेमस एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं सिर्फ हमने उनको लिया और उनके जो मेन फीचर्स हैं उन्हीं को स्लाइड्स की सूरत में आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। इसमें 1947 की एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1959 का जो कमीशन है उसके हवाले से कुछ, इसी तरह 1972 की एजुकेशन पॉलिसी है, 1979 की एजुकेशन पॉलिसी है, और इसी तरह 2009 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मिलेंगी। मतलब यहाँ पे देख लें कि हम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 और इसी तरह नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन 1959, NEP 1970, NEP 1972, NEP
1979 और नेशनल NEP 2009 को हम इस स्लाइड के अंदर आने वाली स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नेशनल जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है वो कराची के अंदर मुनक्कद हुई और ये 27 नवंबर से 1 दिसंबर 1947 की बात की जा रही है कराची में, यानी इंडिपेंडेंस के आप देखें 3 महीनों के बाद, अगस्त से आगे साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो इस तरह फर्स्ट जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस was convened in 1947 in the supervision of Qaid-e-Azam मोहम्मद अली जना। तो इस अलबत्ता जो इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया था वो उस टाइम के जो एजुकेशनल मिनिस्टर थे फजलुर रहमान, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को बाकायदा चेयर किया था। अच्छा जी, जी आवाज़ क्लियर पहुंच रही है तो बता दीजिएगा। अभी मैं जो कि तेज़ी से इन स्लाइड्स को डिस्कस करूंगा। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जब जी चेयरमैन जो थे अच्छा जी, तो डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन जो 1947 में सेट की गई थी वो स्पिरिचुअल, सोशल एंड वोकेशनल उसकी डायमेंशन थी कि हमारी जो तालीम होगी उसका मुख्तलिफ जो पहलू होंगे, रूहानी पहलू होगा, माशरती पहलू होगा और उसके अंदर वोकेशनल यानी जो टेक्निकल एजुकेशन वगैरह है वो उसके अंदर इंक्लूड होगी। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ कमेटीज़ डेवलप की गई थी जिन्होंने जो टास्क उनके ज़िम्मे लगा था कि उन्होंने इस जो हमारे पास कह सकते हैं कि एजुकेशन की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके हवाले से डेवलपमेंट या उनके हवाले से जो एक बुनियादी कानून साजी भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने डेवलप करना था। तो इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी थी, साइंटिफिक रिसर्च कमेटी थी, टेक्निकल एजुकेशन कमेटी और इसी तरह यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी थी, अडल्ट एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन कमेटी थी और इसी तरह कल्चरल रिलेशन कमेटी जो है वो यहाँ पे फॉर्मुलेट की गई थी। नेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन 1959 में ये जो उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे जनरल मोहम्मद अयूब खान, उन्होंने 5 जनवरी 1959 को ये वाला जो कमीशन है इसको फार्मूलेट किया। इस कमीशन में जो कंपलसरी एजुकेशन है वो 10 साल तक यानी 10 साल की उम्र तक जो तालीम है उसको लाजमी करार दिया गया था। रिलीजियस एजुकेशन भी कंपलसरी करार दी गई और इसी तरह जो तालीम थी वो बच्चे और बच्चियों के लिए जो है वो उसके इक्वल राइट्स जो है वो दिए गए थे, यानी राइट ऑफ चिल्ड्रन to Free and Compulsory Education Act, or the purpose of compulsory education is deprive on common people of their common sense. अब इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग कंपलसरी आपके पास प्राइमरी एजुकेशन और इसी तरह टेक्निकल एजुकेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और आपके पास डिग्री प्रोग्राम्स और एलिमिनेशन ऑफ इलिटरेसी वगैरह। अब इसमें कुछ आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते होंगे स्टेजेस जो है वो रिलीजियस एजुकेशन जो थी मसलन कंपलसरी जो थी वो मिडिल लेवल के ऊपर उसको रखा गया कि 8वीं जमात तक जो इस्लामियात की तालीम होगी वो लाजमी होगी, ऑप्शनल जो है वो 9वीं 10वीं के ऊपर हो जाएगी और इसी तरह रिसर्च जो है वो इसको हायर एजुकेशन के ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन ये वाला जो कमीशन है इसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो चूँकि मुल्क की जो माशी सूरत हाल और जो कॉम्पिटेंसी लैक था उसकी वजह से हम इन चीज़ों को उस तरह अडॉप्ट नहीं कर सके, तो जिसकी वजह से इस कमीशन की रिकमेंडेशन उस तरह नहीं हो सकी। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा मैं तेज़ी से बढ़ूँगा
इन चीज़ों को स्लाइड की सूरत में आप तक पहुंचा देंगे। मैंने एक चीज़ डिस्कस करनी है आप लोगों से, इंतहाई अहमियत की हामिल जो चीज़ है। अच्छा जी, ये जो कंप्यूटर एजुकेशन है, चूंकि अब मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, तो मैंने 10 मिनट के अंदर इन चीज़ों को कवर करना है। अच्छा, कंप्यूटर एंड एजुकेशन, यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज आपके, चाहे आप पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहान में एनटीएस में हो तो पूछे जाते हैं। अब कंप्यूटर एंड एजुकेशन में सवाल किया होता है क्या पढ़े, तो बेसिक जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है कि किसने इसको इन्वेंट किया, कैसे जो है वो उसकी जनरेशन जो है वो आई, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में देख लें, और इसके अलावा आप यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, उस वाले से तो आप बखूबी वाकिफ़ ही हैं कि कंप्यूटर जो है उसका एजुकेशन के अंदर किस तरह जो है वो इस्तेमाल जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। CAI कंप्यूटर असिस्टेड जो इंस्ट्रक्शन हैं वो क्या होती हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, यानी आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, और इसी तरह जो कॉमन आपके पास टूल्स जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट एकेडमिक एक्टिविटी, जैसे MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है। जैसे अभी मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, तो ये पावर पॉइंट के ऊपर बनी हुई है, तो आप लोगों के साथ इस तरह शेयर की जा रही है। तो आपने कंप्यूटर इन एजुकेशन के अंदर इन बेसिक जो चीज़ें हैं, इनके ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना है। अब यहाँ पे कंप्यूटर के हवाले से आपने देखना है कि आपको पता हो कि मॉनिटर कौन सी डिवाइस है, मॉनिटर इनपुट है, आउटपुट है, स्पीकर कौन सी है, स्कैनर कौन सी डिवाइस है। इसी तरह कंट्रोल प्लस सी, ये शॉर्ट की इसका क्या मतलब है, यानी कंट्रोल, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल V पेस्ट कर देना, और इस तरह जो डिफरेंट शॉर्टकट्स हैं, ये आपने जो है वो उनको जो है वो इसके हवाले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पावर पॉइंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, एक्सेल जो है वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, तो तब जाकर आप कंप्यूटर इन एजुकेशन वाला जो पोर्शन है इसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप इस वाले से अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएंगे, तो अच्छे तरीके से हम इसको जो है वो कर सकते हैं। मसलन यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, कंप्यूटर एज एन एवियर्स के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर को अब बताता, अब हम मेन जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है CAI, अब इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो यानी इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन जो है वो हम लर्नर्स तक जो है वो डिलीवर करते हैं। अब कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या होती है, इनपुट क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इस तरह आपने अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग को इन कंपोनेंट्स के हवाले से बेहतर करना है। IC स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब जब कम्युनिकेशन की बात की जाएगी तो इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन भी है, वायर कम्युनिकेशन भी है, और इस तरह ऑप्टिकल फाइबर वगैरह। तो ये वाली चीज़ें जो हैं इनके हवाले से आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ख़ुसूसन जो ये जो मैंने आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इनकी जो शॉर्ट कीज़ वगैरह हैं, इसी तरह कितनी जो फंक्शंस कीज़ होती हैं F1 से F12 तक, तो टोटल F12 यानी 12 जो है वो आपके पास ये वाली कीज़ हैं। तो इस हवाले से आपने कंप्यूटर के पोर्शन की तैयारी के हवाले से अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। आखिरी जो मेरा जो उन्होंने सेगमेंट रखा हुआ था वो गाइडेंस था। गाइडेंस बेसिकली हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन में, जिसमें हम बच्चे को जो प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा है उसको हम रेडिकेट करने के वजह से जो कोशिश काविश करते हैं, वो हमारे पास जो है वो गाइडेंस होती है कि बच्चे की हम किस तरह रहनुमाई कर सकते हैं। रहनुमाई उस वक़्त होती है जब कोई किसी मुश्किल में हो, तो इसलिए ये आपके पास कोई एक ऐसा नहीं है कि प्रोसेस कि जिसको आप एक दफ़ा करेंगे तो ख़त्म, नहीं, बल्कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बच्चा डेली बेस के ऊपर प्रॉब्लम्स को फेस करता है। हर आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ मौके के ऊपर उसको डिफरेंट जो है वो
प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि जो गाइड करने वाला हो वो हर वक्त अटेंटिव हो और वो बच्चे की ऑन द स्पॉट जो है वो बेहतर तौर पे गाइडेंस कर सके। ये तो एक मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। बाकी गाइडेंस के हवाले से भी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे पास मौजूद है, जिसको यहाँ पे अभी इतना वक्त हमारे पास नहीं है जिसको हम डिस्कस कर सकें। अब मेरे पास टाइम है 4 मिनट्स, तो इसमें से मैं आपकी क्वेश्चन को ले लेता हूँ। अच्छा जी, हेड मिस्ट्रेस के एग्जाम के लिए पेडागोजी के जो टॉपिक्स तैयार करने हैं वो एंड पे शेयर कर दें प्लीज। अच्छा जी, शफक गुल हैं। शफक गुल, अगर आप सुन रहे हैं तो ये बात मेरी याद रखें, मैंने स्टार्ट में कहा था कोई एक बुक नहीं है जिससे आप अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप कर सकें अच्छी। दूसरी ये बात याद रखें कि अभी आपने कहा ना पैडागोजी, तो पैडागोजी और बीएड में फ़र्क है। पैडागोजी टोटली रिलेट करती है टीचिंग मेथड्स के साथ, जबकि पीएससी में तो उन्होंने पैडागोजी का तो आपसे पूछा ही नहीं है, उन्होंने तो बीएड पूछा हुआ है। यानी उसमें जो उन्होंने रखा हुआ है आपके जो सिलेबस है उसमें बीएड रखा हुआ है। अब बीएड के अंदर आपने फिलासफी भी पढ़नी है, साइकोलॉजी भी पढ़नी है, करिकुलम डेवलपमेंट भी पढ़ना है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी पढ़नी है, और जो दीगर चीज़ें हैं हमारे पास, एजुकेशनल हिस्ट्री है, कंप्यूटर एंड एजुकेशन वगैरह, ये सारा कुछ पढ़ना है। तो इसलिए पैडागोजी और चीज़ है और बीएड जब आप कहते हैं तो इससे मुराद और चीज़ है। तो एक तो ये फ़र्क आप लोगों को पता होना चाहिए, और दूसरा कोई एक बुक नहीं है। सबसे बेहतर अगर आप ये चाहते हैं ना, तो मोस्टली लोगों ने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड किया हुआ है और एमए एजुकेशन किया हुआ है। तो बेस्ट ये है कि आपके पास वो वाली जो बुक्स है ना, जिनको आपने उस टाइम ना तो आपने असाइनमेंट लिखने की ज़हमत की खुद, तो अगर लिखने की भी की तो इतनी अच्छी तरीके से नहीं की, तो आप उन बुक्स को बैठ के पढ़ें। जब तक उन बुक से अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर नहीं करेंगे, उसके बाद आप जाकर जब आप एक कंटेंट को मसलन एजुकेशनल फिलॉसफीज को पढ़ लें, फिर आप ये जो एमसीक्यूज वाली बुक्स होती हैं जैसे ये क्वालिफाइड बीएड, एजुकेशनल पता नहीं और कौन कौन सी हैं, आप उन बुक्स को जब कंसल्ट करेंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा होगा। वरना अगर आप मेरी सलाह सुने, मुझसे अगर कोई पूछे तो कोई एक बुक तो मैं मदद ही कर सकता हूँ कि इस वजह से कोई जो है वो एक बुक नहीं है। आपके पास वैरायटी ऑफ बुक्स है, हर आदमी अपने उस हिसाब से देखे कि उसके लिए बेस्ट क्या है। तो मैंने सबसे बेस्ट भी बता दिया कि वो जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सबसे रिलायबल कंटेंट है वो है। उसके अलावा और भी बुक्स मार्केट के अंदर मौजूद हैं, तो आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। ये कमिंग जो एचएम का पैटर्न है, इसमें 50% बीएड है, 20% इंग्लिश है, 10% आपके पास जो एमसीक्यूज आएंगे वो जनरल नॉलेज और पाक स्टडी से आएंगे, 10 इस्लामियात से होंगे और 10 कश्मीरियात से, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। मैंने बुक्स के नाम बोले ही नहीं है। ओके जी, आप लोगों का इंतहाई शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। तो ये वाली जो आपके पास रिकॉर्डिंग है एजुकेशनल गाला के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। एजुकेशनल गाला यूट्यूब चैनल है, और उसके अलावा कोड चेजर के ऊपर भी हम इसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे। एजुकेशनल फिलासफीज के हवाले से एजुकेशनल गाला यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके वहाँ पर एजुकेशनल फिलासफीज की पूरी प्ले लिस्ट मौजूद है। उसको अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी सेशन में अगर मौका मिला तो आप लोगों के साथ दोबारा इंटरेक्शन होगा। तो बहुत शुक्रिया।